जय हिंद दोस्तों, मैथ्स हेल्प यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम जानेंगे गणित शिक्षा शास्त्र मैथ्स पेडागोजी के अंतर्गत निगमन विधि के बारे में। निगमन विधि कितनी इम्पोर्टेंट है, खास शिक्षक भर्ती परीक्षा मध्य प्रदेश में जो आयोजित करेगा इसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, हम इसके लिए निगमन विधि का अध्ययन इस लेक्चर में करने वाले हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल मैथ्स हेल्प को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। निगमन विधि। निगमन विधि के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो कक्षा शिक्षण में निगमन विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। कक्षा शिक्षण में आगमन विधि का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि निगमन विधि का है। तो हमें याद रखना है कि कक्षा शिक्षण में निगमन विधि और आगमन विधि दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह विधि विज्ञान एवं गणित शिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो हम निगमन विधि की बता दें कि यह भी विधि जो है गणित शिक्षण के लिए और विज्ञान के लिए भी खासकर दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम जान लेते हैं कि निगमन विधि के जो प्रतिपादक हैं अर्थात जनक हैं वह कौन है, अरस्तु हैं। चलिए हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं निगमन विधि के बारे में। तो निगमन विधि अर्थात कहलाती है डिडक्टिव मेथड। निगमन विधि को हम क्या बोलते हैं, डिडक्टिव मेथड भी बोलते हैं। निगमन विधि में अध्यापक छात्रों को सर्वप्रथम सामान्य नियम का ज्ञान करा देता है। जैसे कि हम आगमन विधि के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आगमन विधि जो होती थी उसमें हम क्या करते थे, विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करते थे और उदाहरणों से हम कहाँ जाते थे, एक सामान्य नियम पर जाते थे। लेकिन जो निगमन विधि है यह आगमन विधि की जस्ट अपोजिट अर्थात विपरीत विधि है। इसमें पहले हम सामान्य नियम को बतला देते हैं और उस सामान्य नियम के आधार पर हम विभिन्न उदाहरणों को, अनेक प्रश्नों को हल करते हैं। फिर अनेक उदाहरणों को प्रस्तुत कर उस नियम की सत्यता सिद्ध करते हैं। तो क्या हो गया, आगमन विधि में उदाहरणों के बाद हम सामान्य नियम पर पहुंचते थे। निगमन विधि में पहले से ही नियम या सूत्रों को बता दिया जाता है और उसके आधार पर हम अनेक उदाहरणों को हल करके उस नियम की सत्यता की पुष्टि करते हैं। जैसे कि एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को काटती है। यदि एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को काटती है तो उसके द्वारा निर्मित चार कोणों का योग, तो उसके द्वारा कौन कौन से कोण बनेंगे, एक ए वाला बनेगा, एक ए और ए अर्थात 2 और 2 4 आमने सामने कोण है अर्थात 4 कोण है। तो 4 कोणों का योग 4 समकोण अथवा 360 के बराबर होता है। इसका जो चारों कोणों का योग होगा वह कितना होता है, 360 डिग्री होता है, या हम कह सकते हैं 4 समकोण। चूंकि समकोण कितना होता है 90, तो 9 चौको 36। इस नियम के सत्यापन हेतु शिक्षक एक रेखा खींचकर दूसरी रेखा उसे काटती हुई बनाता है। तत्पश्चात उन कोणों को नपवाता है और 4 कोणों का योग कराता है। क्या करता है शिक्षक, पहले 2 रेखाओं को काटता है, फिर इनके कोणों को क्या करता है, नपवाता है, और उन नपवाने के पश्चात उनका टोटल करेगा तो हमें क्या मिलता है, योग जो है 360 डिग्री के बराबर आता है। इससे नियम का सत्यापन सिद्ध होता है और तब वह इस नियम को ज्ञान के रूप में अपना लेता है। शिक्षण के इस ढंग को अर्थात सामान्य नियम को विशेष उदाहरणों में प्रयोग कर उसकी सत्यता पुष्टि करने को निगमन विधि कहते हैं। क्या कहा है, अर्थात सामान्य नियम को विशेष उदाहरणों में प्रयोग कर उसकी सत्यता पुष्टि को हम किसी नियम की विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से सत्यता की पुष्टि करते हैं और हम उसके लिए क्या कहते हैं, निगमन विधि कहते हैं। इस विधि में शिक्षण के 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है जो आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत हैं। हम चूंकि जानते हैं कि जो निगमन विधि है यह आगमन विधि की जस्ट विपरीत विधि है, इसलिए इसके जो शिक्षण के सूत्र होंगे वह भी आगमन विधि के कैसे होंगे, विपरीत होंगे। हम सबसे पहले इनके शिक्षण सूत्रों से पहले हम इनके उदाहरणों का अध्ययन करते हैं, फिर इनके शिक्षण सूत्रों पर चर्चा करते हैं। यदि हम इसके उदाहरणों की बात करें तो पहला उदाहरण हमने लिया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। यह पहले से हमें बतला दिया गया है। अब हम विभिन्न उदाहरण देंगे और इस आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई का हम क्या करेंगे, सत्यता की पुष्टि करेंगे।
यदि लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल आसानी से छात्र उपरोक्त सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 50 दी है, चौड़ाई 30 दी है, तो 5 3 15 1500 वर्ग मीटर। तो इस तरीके से हमें छात्र को कठिन मेहनत नहीं करनी पड़ती, परिश्रम इस विधि में कम होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि आगमन विधि में छात्रों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए उसे थकान वाली शिक्षण विधि कहा जाता है। लेकिन इसमें छात्र जो होते हैं उनको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम एक उदाहरण को और देखते हैं। यहाँ उदाहरण दूसरा है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। यहाँ पर बटे में है 100। तो हमें क्या दिया है कि साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। यदि हमें 5000 रुपये क्या दिया है, मूलधन दिया है, दर 10% दी है वार्षिक तथा समय 3 वर्ष दिया हो तो साधारण ब्याज की गणना उपरोक्त सूत्र से की जा सकती है। हम निकाल सकते हैं जो साधारण ब्याज होगा, ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया है 5000 गुणित दर 10 दी है और समय दिया है 3 वर्ष बटे 100। तो 2 शून्य से कट जाएंगे, 10 दिया 30 और 5 3 15, 1500 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि जो साधारण ब्याज होगा वह 5000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वह 1500 रुपये है। तो इस तरीके से छात्र बिना मेहनत ज़्यादा किए क्या कर सकते हैं, प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए हम इसकी विशेषताएं अर्थात शिक्षण सूत्रों की चर्चा कर लेते हैं। तो निगमन विधि की शिक्षण के दौरान प्रस्तुत विषय वस्तु प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं, या इसके शिक्षण सूत्र या इसकी विशेषताएं, इनको हम कह सकते हैं। तो हम इसको शिक्षण के सूत्र भी कह सकते हैं, शिक्षण सूत्र। तो शिक्षण सूत्र हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि शिक्षण सूत्र जो निगमन विधि के शिक्षण सूत्र हैं वह आगमन विधि के शिक्षण सूत्रों से विपरीत होते हैं। पहला शिक्षण सूत्र क्या है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर पहले से हमें नियम दिया गया है और हम कहाँ इनके प्रश्नों को हल कर रहे हैं। दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, हमें एक सूत्र दिया गया है उस पर हम प्रश्नों को हल करते हैं, एक सामान्य सा नियम था उसकी पुष्टि कर देते हैं तो हम उसकी विशिष्ट की ओर पहुंच जाते हैं। तीसरा अज्ञात से ज्ञात की ओर, हमें सूत्र तो दिया गया है लेकिन हमें प्रश्नों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम उनको हल करेंगे तब हमें अज्ञात से हमें क्या होगा, उन प्रश्नों के बारे में ज्ञात होगा कि इनका आंसर इस तरीके से है, सब चीजें। चौथा पॉइंट है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, प्रमाण तो हमें दिया है, हम इनको हल करके उसकी प्रत्यक्षता की जांच कर लेते हैं। और पांचवा पॉइंट है अमूर्त से मूर्त की ओर। तो इस तरीके से हमें इन 5 शिक्षण सूत्रों को याद रखना है जो कि आगमन विधि के जस्ट विपरीत हैं। हमें याद रखना है आगमन विधि के कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। याद रखना कि आगमन विधि के विपरीत विधि कौन सी होती है, निगमन विधि होती है। अब हम इसकी परिभाषाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस विधि के बारे में एक शिक्षाविद ने लिखा है, क्या लिखा है कि निगमन विधि में हम एक परिभाषा, सामान्य नियम या सूत्र को मान लेते हैं। पहले से ही हम एक परिभाषा को या एक सामान्य नियम को या सूत्र को मान लेते हैं और उसे विशिष्ट उदाहरणों या परिस्थितियों में लागू करते हैं और इस प्रकार नियम यथार्थ तथ्यों की व्याख्या करने के साधन होते हैं। किसने कहा है, भाटिया एवं भाटिया, जो कि भारतीय शिक्षा शास्त्र हैं, शिक्षाविद हैं, उन्होंने इस परिभाषा को दिया है। बात कर लेते हैं निगमन विधि के प्रमुख पदों की कि निगमन विधि में कौन कौन से पद सम्मिलित होते हैं। तो निगमन विधि के भी 4 पद होते हैं, जैसे कि आगमन विधि में 4 पद हमने पढ़े थे। उदाहरण, उदाहरण के बाद निरीक्षण, निरीक्षण के बाद नियमीकरण, नियमीकरण के बाद हम जाते हैं। तो हम यहाँ निगमन विधि के 4 पदों की बात करें तो पहला नियम है नियम अथवा सिद्धांत का ज्ञान।
तो निगमन विधि में सबसे पहले ही क्या कर दिया जाता है, नियम या सिद्धांत का ज्ञान छात्रों को करा दिया जाता है। तो इस विधि में अध्यापक सबसे पहले छात्रों को नियम अथवा सिद्धांत बता देता है। तो यहाँ पर छात्रों को क्या कर दिया गया है, सबसे पहले नियम या सिद्धांत बता दिया गया है। उसके पश्चात क्या होता है, नियम अथवा सिद्धांतों का प्रयोग करता है। सबसे पहले नियम एवं सिद्धांतों को बता दिया गया है, उसके बाद उसका प्रयोग करेंगे कौन, छात्र। तत्पश्चात अध्यापक विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करता है और बालक इन उदाहरणों में यथा नियम अथवा सिद्धांत लगाते हैं। उन सिद्धांतों को, उन सूत्रों पर, उन उदाहरणों के माध्यम से उनको हल करते हैं। तीसरा पॉइंट है आंकड़ों के आधार पर परीक्षण करना। फिर बालक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में इन नियमों अथवा सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं और उनकी सत्यता का परीक्षण करते हैं। जो नियम हमें दिए गए हैं उन पर जो उदाहरण शिक्षक ने दिए थे उनको हल करते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग उदाहरणों को उस नियम की सत्यता की पुष्टि के लिए हल करते हैं। और चौथा पॉइंट है कि अन्य उदाहरणों के आधार पर सिद्धांत का पूर्ण सत्यापन करते हैं और भी उदाहरणों को हल करते हैं और इस नियम की सत्यता की जांच करते हैं। जैसे कि हमने उदाहरणों में देखा कि हमने क्या किया था, साधारण ब्याज निकाला था कि मूलधन गुणित दर गुणित समय बटी 100। तो उसके द्वारा सबसे पहला जो पद है वह क्या है, नियम अथवा सिद्धांत का ज्ञान। दूसरा नियम अथवा सिद्धांत का प्रयोग। तीसरा है आंकड़ों के आधार पर उसका परीक्षण करना। और चौथा हम कह सकते हैं कि उदाहरणों के आधार पर सिद्धांत का पूर्ण सत्यापन करना या सत्यापन हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं निगमन विधि के प्रमुख गुणों की कि निगमन विधि के क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो पहला यहाँ पे पॉइंट है, यह विधि समय बचत की विधि है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि आगमन विधि में समय बहुत लगता था, उसमें जो पाठ्यक्रम होता था उसके पूर्ण ना होने की संभावना रहती थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, समय की बचत होती है या समय की बचत की यह विधि है। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न हल कराए जा सकते हैं, इसलिए इस विधि का शिक्षक अधिक प्रयोग करते हैं। तो शिक्षक अधिकतर किस विधि का प्रयोग करते हैं, निगमन विधि का, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं कक्षा में छात्रों को पहले से ही सूत्र एवं नियम के बारे में बता देते हैं और उनको उदाहरणों के माध्यम से हल करवाते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसमें छात्रों की याददाश्त स्मृति में वृद्धि होती है क्योंकि छात्र अनेक सूत्र रट लेते हैं। तो छात्रों की जो याददाश्त है, स्मृति है, उसमें वृद्धि होगी क्योंकि छात्र जो होंगे उन नियमों को याद रखेंगे तो उनकी बुद्धि का विकास होता है। तीसरा पॉइंट है, बार बार अभ्यास करते रहने पर यह विधि सबसे अधिक लाभप्रद होती है। तो जब हमें नियम पता है उन पर हम विभिन्न उदाहरणों को हल करेंगे तो इससे क्या होता है, उन विधि के द्वारा हमें अधिक लाभ प्राप्त होता है क्योंकि हम उस विधि पर बार बार अभ्यास करते हैं। चौथा पॉइंट है, समस्याओं के हल में गति प्रदान करती है। यदि समस्याएं हैं, जो हमारे पास उदाहरण हैं, समस्याएं हैं, उनके हल में जो नियम एवं सूत्र होते हैं उन समस्याओं को सरलता से क्या कर देता, हल कर देता। इसलिए हम कह सकते हैं कि समस्याओं के हल में वह गति प्रदान करती है। तो यह तो हो गए हमारे गुण। हम इसके दोषों की चर्चा कर लेते हैं। यदि निगमन विधि के दोषों की बात करें तो पहला यहाँ पे पॉइंट है कि इस विधि में छात्र नियमों एवं सिद्धांतों का ज्ञान प्रयत्न और परिश्रम से नहीं करता। तो इसमें जो नियम एवं सिद्धांत होते हैं उनको तो शिक्षक ही बतला देता है, इसलिए क्योंकि शिक्षक उस सूत्र को पहले ही बता देता है, चर्चा कर ली हमने। इससे छात्र की जिज्ञासा, तर्क, विचार और शक्ति का बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। तो इसका एक प्रमुख जो दोष है वह क्या है कि इसमें जो शिक्षक होता है छात्रों को नियम एवं सिद्धांत पहले से ही बता देते हैं। तो क्या होता है, जो शिक्षक पहले से ही उन सूत्रों को बतला देते हैं जिससे छात्रों में जो जिज्ञासा होती है या उनकी जो तर्क शक्ति है, उन पर जो विचार करने की शक्ति है, उसका या बौद्धिक विकास का उनमें विकास नहीं हो पाता। तो यह इसका प्रमुख दोष है कि छात्रों में जिज्ञासा, तर्क, विचार और शक्ति का बौद्धिक विकास
इनमें रुकावट आ सकती है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अपूर्ण एवं अस्पष्ट होता है। अपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो नियम या सिद्धांत हैं उनके बारे में शिक्षक केवल उससे बतलाता है कि यह नियम होता है, उसके सत्यता की पुष्टि नहीं कर पाता, क्योंकि उन नियमों को, वह नियम कैसे आए हैं उसके बारे में वह नहीं जान पाता। केवल उन नियमों के आधार पर वह प्रश्नों को आगे हल करता चला जाता है। तो उसमें जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति है उसका यहाँ पर लोप हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, यह विधि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। तो यहाँ से छात्रों में रटने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि जो नियम एवं सूत्र होते हैं वह शिक्षक बतलाता है, तो जो छात्र होते हैं उनको रट लेते हैं और उन सूत्रों में मान रखकर प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो रटने की प्रवृत्ति है इस विधि के माध्यम से उत्पन्न होती है। चौथा पॉइंट है, इस विधि से बालकों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता की भावना पैदा नहीं हो पाती। तो जो आत्मविश्वास होता है, आत्मनिर्भरता होती है, वह यहाँ पर पैदा नहीं हो पाती। जैसे कि आगमन विधि में क्या था, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन इस विधि में आत्मनिर्भरता और जो आत्मविश्वास की भावना है वह पैदा ही नहीं हो पाती। पांचवा पॉइंट है, इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे कि आगमन विधि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, बढ़ता है, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं हो पाता। तो इस तरीके से हमने आगमन विधि के दोषों को पढ़ा था। इस लेक्चर में हमने निगमन विधि के दोषों पर भी चर्चा की। YouTube चैनल मैथ्स हेल्प को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।